जय हिंद साथियों। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र। इसमें हम देखेंगे पाचन किस प्रकार होता है शरीर में और कौन कौन से जो अंग है शरीर के वो इसमें काम में आते हैं। सबसे पहले है भोजन में प्राप्त जटिल अवयवों को सरल अवयवों में तोड़ना। भोजन में जो जटिल अवयव होते हैं, जटिल कंपोनेंट होते हैं, उनको सरल अवयव में तोड़ना पाचन कहलाता है। जटिल अवयव कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, जो टूटकर ग्लूकोज, वसीय अम्ल, ग्लिसरॉल, अमीनो अम्ल में बदलते हैं। ये सब सरल अवयव है। पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में मुख्यतः दो चीज़ें काम करती हैं, एक तो आहार नाल और एक है पाचन सहायक ग्रंथियाँ। ये ग्रंथियाँ इसमें हार्मोन और जो लिक्विड है अलग अलग प्रकार के वो सिक्रेट करने का काम करते हैं। आहार नाल देखेंगे हम। आहार नाल की लंबाई होती है 9 से 10 मीटर और फीट में होती है 26 से 33 फीट। आहार नाल की लंबाई होती है जिसमें मुख्य गुहा से लगाकर ग्रास नली से आमाशय, आमाशय से छोटी आंत, फिर बड़ी आंत और गुदाद्वार से होते हुए ये। और सहायक पाचन ग्रंथियाँ कौन कौन सी है? लार ग्रंथि, अग्नाशय, पित्ताशय, आंतर ग्रंथियाँ। आगे बढ़ते हैं हम। ये है पूरी संरचना है मानव पाचन तंत्र की। सबसे पहला भाग है मुख्य गुहा। इसके बाद इसमें आता है ईसोफेगस, इसको ग्रास नली कहते हैं। आगे है स्टमक, आमाशय, और इसके आगे है छोटी आंत और फिर बड़ी आंत, और ये लास्ट में गुदाद्वार से जो है वो जो वेस्ट पार्टिकल प्रोडक्ट हैं वो बाहर निकल जाते हैं। सबसे पहले भाग है मुख्य गुहा। हम समझेंगे मुख्य गुहा के बारे में। पाचन की क्रिया की जो शुरुआत होती है वो मुख से शुरू होता है। मुख्य गुहा से पाचन शुरू होता है। उसमें मुख्यतः 3 ग्रंथियाँ पाई जाती हैं: पैरोटिड, सब मैंडिबुलर और सबलिंगुअल। कहाँ कहाँ होती है ये? इसमें देखेंगे हम। ये रही पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्रंथि। ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड और ये सबलिंगुअल ग्लैंड। इनका काम क्या है? जो पैरोटिड ग्लैंड है वो टाइलिन का सिक्रेशन करती है और जो सब मैंडिबुलर है वो लाइसोजाइम का सिक्रेशन करती है। लाइसोजाइम का काम क्या है? जो भी भोजन हम खाते हैं उसमें जो भी कीटाणु या फिर कोई भी जो हानिकारक पदार्थ हैं वो उसमें होते हैं, उसको नष्ट करने का काम कौन करता है? लाइसोजाइम। मुख्य गुहा में कार्बोहाइड्रेट का 30 से 40% पाचन होता है। मुख्य गुहा में 30 से 40% पाचन हो जाता है कार्बोहाइड्रेट का। जो ये टाइलिन है, टाइलिन जो पैरोटिड ग्लैंड से निकलता है, उसका कार्य क्या है? जो स्टार्च होता है, स्टार्च को माल्टोज में बदलना। किसके द्वारा? टाइलिन का काम क्या है? स्टार्च को माल्टोज में बदलना। ये जो बोलस है, बोलस क्या है? जो मुख में जो भोजन होता है, मुख में भोजन होता है उसे बोलस कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे अब हम। ग्रास नली। ग्रास नली में बेसिकली कोई पाचन नहीं होता है। इसका कार्य भोजन को मुख से आमाशय तक ले जाना है। इसमें इसके जो मुंह है उसमें 3 संरचना पाई जाती है: ग्लट्स, ग्लोटिस और एपिग्लोटिस। जो ग्लट्स होता है उससे भोजन गुजरता है और ग्लोटिस से वायु, और इससे भोजन गुजरता है। और ये जो एपिग्लोटिस है वो दोनों के जो द्वार है उसको बंद करने का और खोलने का काम करता है। ये भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है, यानी ग्लोटिस में भोजन के प्रवेश को रोकता है। इसमें कोई पाचन नहीं होता है। ये क्या क्रमानुकुंचन पर कार्य करता है। आमाशय में जो भोजन प्रवेश करता है वो क्रमानुकुंचन करते हुए भोजन आमाशय तक पहुंचता है। इसका कार्य भोजन को आमाशय तक पहुंचाना है। अगर जो ये क्रमानुकुंचन है, अगर उसकी गति बढ़ जाती है तो हमें दस्त यानी डायरिया जैसी जो बीमारी होती है, या डायरिया जो होता है वो इसके क्रमानुकुंचन की गति तेज होने से होता है। और अगर इसमें कमी हो जाए तो उसको कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। क्या? कॉन्स्टिपेशन। अगर क्रमानुकुंचन की गति कम हो जाए तो उसे कॉन्स्टिपेशन कहते हैं।
आगे बढ़ेंगे हम। आमाशय, आमाशय यानी स्टमक। शुरुआत मतलब सबसे मुख्य भाग है ये, मुख्य जो भाग है पाचन में उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है आमाशय। आमाशय के भी 3 भाग हैं, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। बेसिकली ये एक वॉल्व है। इसका काम क्या है, भोजन जो ग्रास नली से आमाशय में आता है उसको वापस ग्रास नली में जाने से रोकने का काम कौन करता है, ये कार्डियक वॉल्व। इसका काम क्या है, भोजन जो ग्रास नली से आमाशय में आता है उसको वापस जाने से रोकता है। ये जो ग्रास नली से भोजन आता है आमाशय में, यहाँ पर होता है ये, तो ये इस द्वार को बंद कर देता है भोजन आने के बाद, जिस वजह से ये वापस बाहर नहीं निकल पाता है। दूसरा भाग है फंडिक। फंडिक में बेसिकली जो जठर ग्रंथि है वो पाई जाती है। जठर रस जो जठर ग्रंथि से निकलता है वो फंडिक वाला भाग है, जो बीच का भाग है उससे निकलता है। और सबसे नीचे होता है पाइलोरिक वाल्व। इसमें क्या होता है, इसमें श्लेष्मा का निर्माण होता है। श्लेष्मा क्या है, जो इसमें एसिड जो सीक्रेट होता है HCl, वो अगर जो आमाशय की दीवार है उससे लगने लग जाएगा तो वो ख़राब होने लग जाएगी और हमें अल्सर जैसी बीमारियां हो जाती है। जिससे बचने के लिए उसके दीवारों पर श्लेष्मा की एक परत होती है, पीले कलर का गाढ़ा पदार्थ होता है श्लेष्मा। उसका जो वो निर्माण होता है वो पाइरोलिक में होता है, पाइलोरिक में। और इसमें एक G सेल पाई जाती है जिसका काम क्या है, गैस्ट्रिन हार्मोन को सीक्रेट करता है। ये कौन से हार्मोन को, गैस्ट्रिन हार्मोन। आमाशय में 4 कोशिकाएं पाई जाती है, G सेल, पेरिएटल सेल, चीफ सेल और D सेल। G सेल जो है उसका काम क्या है, अभी हमने देखा गैस्ट्रिक हार्मोन का निर्माण करता है, जो पेराइटल सेल और चीफ सेल को सक्रिय करने का काम करता है। G सेल गैस्ट्रिन हार्मोन निकालता है जिससे पेराइटल सेल और चीफ सेल एक्टिव हो जाते हैं। और पेराइटल सेल और चीफ सेल का काम क्या है, पेराइटल सेल HCl का निर्माण करता है और जो ये HCl है वो प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन को सक्रिय करने का काम करता है। और सक्रिय करके वो रेनिन और पेप्सिन में बदलता है। जो प्रोरेनिन है उसको रेनिन में बदल देता है और जो पेप्सिनोजन है उसको पेप्सिन में बदल देता है। और इसमें एक D सेल भी पाई जाती है। आगे देखेंगे हम आमाशय। आमाशय में क्या, जैसा हमने देखा इस स्लाइड में हमने देखा कि जो जठर ग्रंथि है फुंडिक में, उससे जठर रस निकलता है। तो हम देखेंगे जठर रस के कौन कौन से अवयव हैं। जठर रस के अवयव देखें तो एक HCl है, रेनिन, पेप्सिन, म्यूसिन और लाइपेज। हम एक एक करके इनके जो कार्य हैं वो देखेंगे। HCl का काम क्या है, भोजन की लुगदी बनाना और इसमें कीटाणु जो होते हैं भोजन में, कुछ तो लाइसोजाइम के द्वारा मार दिए जाते हैं और भी जो बच जाते हैं उनको ख़त्म करने का काम कौन करता है, HCl। ये भोजन की लुगदी बना देता है जिसको काइम कहते हैं। जो आमाशय में भोजन होता है उसको क्या कहा जाता है, काइम। ये आमाशय को एक अम्लीय माध्यम प्रोवाइड कराता है, कौन, HCl। आगे है रेनिन। रेनिन का काम क्या है, जो कैसीन प्रोटीन होता है, जो माँ के दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है कैसीन, ये बच्चों में ज़्यादा होता है, उसको कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदलता है। किस में, कैल्शियम पैराकेसिनेट में। कौन बदलता है, रेनिन। रेनिन का मेन काम यही है। आगे देखेंगे पेप्सिन। पेप्सिन प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता है। प्रोटीन जो होते हैं उसको तोड़कर अमीनो अम्ल में बदलने का काम कौन करता है, पेप्सिन। आगे है म्यूसिन। भोजन को चिकना बनाना ताकि आसानी से आगे गति कर सके। म्यूसिन का काम क्या है, जो ये भोजन से मिक्स होकर उसको चिकना बना देता है जिससे वो आराम से आगे की ओर जा सके, आगे की ओर ट्रैवल कर सके। आगे देखेंगे हम लाइपेज। लाइपेज वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलता है। लाइपेज का काम क्या है, जो वसा है उसको तोड़ने का काम करता है। वसा जो एक हार्ड अवयव है उसको तोड़कर वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। आगे देखेंगे हम आमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता। यह एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। आमाशय का पीएच मान कितना होता है, 1.5 से 1.8। क्यों, क्योंकि इसमें HCl आके मिल जाता है। HCl के कारण इसका पीएच घटा देता है HCl, इसलिए इसका पीएच मान होता है 1.5 से 1.8। आगे हम देखें, आंतों में जाकर पित्तरस से मिलकर पीएच मान 7.6 से 7.8 हो जाता है।
जो ये भोजन है जो वो आगे जाके आंतों में इसमें पित्त रस मिलता है जो पित्ताशय से निकलता है। उसके मिलने से जो ये पीएच मान है उसका 7.6 से 7.8 हो जाता है। पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? जो ये पित्त रस होता है उसका निर्माण तो होता है यकृत में और इसका संग्रहण होता है पित्ताशय में। इसका संग्रहण कहाँ होता है? पित्ताशय में इसका संग्रहण होता है और निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। आगे हल्के पीले रंग का होता है। इसका रंग कौन सा कैसा है? हल्का पीला रंग। दिन में करीब 600 ml तक बनता है। दिन में 600 ml तक इसका वो होता है, सिक्रेशन होता है किसका? पित्त रस का। इसमें किसी प्रकार का जो एंजाइम नहीं पाया जाता है। जो ये पित्ताशय है जो इसमें किसी प्रकार का कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। आगे देखेंगे हम पित्त रस। ये पित्त रस के कंपोनेंट हम देखेंगे आगे। इसमें क्या होता है? एक इसको बाइल जूस भी कहते हैं और ये पित्त लवण पाए जाते हैं जिसको बाइल सॉल्ट कहते हैं और ये बाइल पिगमेंट कहा जाता है पित्त वर्णक को। क्या? पित्त वर्णक। आगे हम इन दोनों के और भी आगे जो इसका डिवीज़न हो रहा है उसको हम देखेंगे। इसमें क्या क्या पाया जाता है? पित्त लवण जो होता है उसमें होता है सोडियम टोरोकोलेट और सोडियम ग्लाइकोलेट। कौन कौन से होते हैं? सोडियम टोरोकोलेट और सोडियम ग्लाइकोलेट। और पित्त वर्णक, पित्त वर्णक में क्या क्या होता है? बिलरुबिन और बिलवर्डिन। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है दोनों, बिलरुबिन और बिलवर्डिन। पीलिया में पीले रंग, पीलिया में जो पीला रंग हो जाता है, आँखों का रंग पीला हो जाता है और मूत्र का रंग जो पीला हो जाता है, इसका कारण क्या है? बिलरुबिन। बिलरुबिन के कारण ये पीला रंग दिखाई देता है। और बिलवर्डिन, बिलवर्डिन में क्या क्या होता है? इसके जो क्या है कंपोनेंट? एक तो यूरोबिलिनोजन और स्टेरकोबिलिनोजन। यूरोबिलिनोजन एक प्रोडक्ट बनाता है जिसको यूरोक्रोम कहते हैं। क्या? यूरोक्रोम। जो यूरोक्रोम का कार्य क्या है? ये जो मूत्र में हल्के पीले रंग का जो पाया जाता है मूत्र में, वो किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। और स्टेरकोबिलिन, स्टेरकोबिलिन का कार्य क्या है? जो मल होता है उसमें जो हल्का भूरा रंग होता है मल का, वो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? स्टेरकोबिलिन। आगे देखेंगे हम अग्नाशय। अग्नाशय में जो वास्तविक पाचन एंजाइम जो होते हैं, जो पाचन के लिए मुख्य जो कार्य करते हैं, वो एंजाइम कहाँ से निकलते हैं? अग्नाशय से निकलते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट है। ये एक अंतरस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि है। ये ग्रंथियों में भी हम इसको पढ़ेंगे। वास्तविक पाचन एंजाइम लाइपेज। एक इसमें कौन कौन से पाचन एंजाइम पाए जाते हैं? लाइपेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेस और एमाइलेस। लाइपेज का कार्य क्या है? वसा को वसीय अम्ल में तोड़ना। लाइपेज का कार्य है वसा को वसीय अम्ल में तोड़ना। और ट्रिप्सिन का, काइमोट्रिप्सिन का और कार्बोक्सीपेप्टिडेस, इन तीनों का कार्य क्या है? ये तीनों मिलकर एक ही काम करते हैं। जो प्रोटीन होता है उसको एमिनो अम्ल में तोड़ने का काम करता है। कौन करता है ये करते हैं काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टिडेस। ठीक है। आगे देखेंगे हम एमाइलेज। एमाइलेज का काम क्या है? कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ना। जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको ग्लूकोज में तोड़ने का काम करता है कौन? एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ता है। आगे देखेंगे हम छोटी आंत। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है जो पाचन की क्रिया है इसमें। ये भी 3 भागों में विभाजित रहती है, ग्रहणी, मध्य आंत और शेष आंत। सबसे बड़ी कौन सी? ग्रहणी को डेडुनम कहते हैं, मध्य आंत को जुजेनम और शेष आंत को इलियम। डुडेनम, जुजेनम और इलियम। इसको आप DJI से भी याद रख सकते हैं। सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है इसमें? जो इलियम है। शेष आंत जो है वो सबसे बड़ी होती है। इसके बाद होता है जुजेनम यानी मध्य आंत और इसके बाद होता है डुडेनम यानी ग्रहणी। हम इन तीनों का काम आगे देखेंगे। आंतों में और क्या पाया जाता है? एक आंत्र रस पाए जाते हैं आंतों में, जो इसमें पाचन का काम करते हैं। आंत्र रस में देखें तो कौन कौन से हैं? माल्टेज, ये एक एंजाइम है। उसका काम क्या है? माल्टोज को ग्लूकोज में बदलना। माल्टोज को ग्लूकोज में कौन बदलता है? माल्टेज। दूसरा एक एंजाइम है सुक्रेज और एक है इरेप्सिन, लैक्टेज और लाइपेज। ये एंजाइम इसमें पाए जाते हैं। सुक्रेज का काम क्या है? केन शुगर को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलता है। केन शुगर को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कौन बदलता है? सुक्रेज। इरेप्सिन का काम क्या है? जो बाई और ट्राई पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं
उनको तोड़ने का काम करता है। ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो बाई और ट्राईपेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, उनको तोड़ने का काम कौन करता है? इरेप्सिन। लैक्टेज का काम क्या है? जो लैक्टोज होता है, जो दूध का एक अवयव है लैक्टोज, उसको तोड़ने का काम कौन करता है? लैक्टेज। ये ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में बदलता है। जो लैक्टोज होता है उसको ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में बदलता है। आगे है लाइपेज का काम क्या है? वसा का अंतिम रूप से पाचन करना। वसा को अंतिम रूप से पाचन कौन करता है? लाइपेज वसा का अंतिम रूप से पाचन करता है। आगे देखेंगे अब हम छोटी आंत में जो ग्रहणी का भाग है, जो सबसे शुरुआती भाग है, वो उसमें सर्वाधिक पाचन होता है। ग्रहणी के जो शुरुआती भाग है उसमें, और पूर्ण पाचन जो होता है, मतलब पाचन लगभग समाप्ति किस में हो जाता है? मध्य आंत में। और शेष आंत जो होती है, जो लास्ट वाला पार्ट होता है, उसकी लंबाई थोड़ी ज़्यादा आती है। क्यों? क्योंकि उसमें पोषक तत्वों का अवशोषण होता है, जो थोड़ा स्लो प्रोसेस है। इस वजह से इसमें भोजन ये लंबी होती है, इस वजह से इसमें अवशोषण का कार्य होता है। शेष आंत की दीवारों पर एक छोटी संरचना पाई जाती है जिसे रसांकुर कहा जाता है। इनको माइक्रोविलीज भी कहते हैं। इसमें आप इस डायग्राम में आप देखोगे तो इसमें दिखेगी आपको ये, इस भाग को जैसे जूम करके यहाँ दिखाया गया है। इसमें ये जो स्ट्रक्चर है, ये फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर है, इनको ही विलीज कहते हैं। इन्हीं का काम है, ये जो अवशोषण का काम करती है ये विलीज ही करती हैं। जो विलीज होती हैं वो भोजन में अवशोषण का कार्य करते हैं, तो इसको रसांकुर भी कहते हैं। रसांकुर के कार्य देखेंगे हम। भोजन में जो ग्लूकोज होता है और एमिनो अम्ल होते हैं, जो प्रोटीन टूटता है एमिनो अम्ल में, और जो ये ग्लूकोज बनता है, जो भोजन के हार्ड वो जो अवयव होते हैं उनको टूटने पर, तो उसको अवशोषित कर रक्त में मिलाता है। कौन मिलाता है? भोजन रसांकुर क्या करते हैं? भोजन को ग्लूकोज और एमिनो अम्लों में अवशोषित कर रक्त में मिलाते हैं। वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल को अवशोषित करते हैं। किसको? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल को अवशोषित करने का काम कौन करता है? रसांकुर। और अवशोषित कर वो किस में मिलाते हैं? लिम्फ, लसिका में उसको मिला देते हैं। और जो ग्लूकोज और एमिनो अम्ल को जो अवशोषित होते हैं उसको रक्त में मिलाया जाता है। आगे देखेंगे अब हम बड़ी आंत। बड़ी आंत का काम क्या है? जो अतिरिक्त जल जो बच जाता है भोजन में, उसका अवशोषण करता है बड़ी आंत का काम क्या है? जो अतिरिक्त जल होता है उसको अवशोषित करता है। बड़ी आंत के 3 भाग हैं, सीकम, कॉलम और रेक्टम। कौन कौन से? सीकम, कॉलम और रेक्टम। ये 3 भाग किसके हैं? बड़ी आंत के। बड़ी आंत के मुंह में एक वर्मीफॉर्म संरचना पाई जाती है जिससे अपेंडिक्स कहते हैं। जो एक बड़ी आंत जो है, छोटी आंत ख़त्म होने पर और बड़ी आंत की शुरुआत में एक संरचना पाई जाती है जो अपेंडिक्स होती है। जैसे आप इसमें देखोगे, इसमें ये दिखेगी आपको, ये है अपेंडिक्स। ये जो भाग है, ये फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर है उसको अपेंडिक्स कहते हैं। जो बड़ी आंत और जो छोटी आंत होती है उनके बीच में पाई जाती है, और बड़ी आंत के जो शुरुआती भाग है उसमें पाई जाती है। आगे देखेंगे अब हम छोटी आंत और बड़ी आंत में अपेंडिक्स का जो है उसकी लंबाई कितनी होती है? अपेंडिक्स की लंबाई 9 सेंटीमीटर तक होती है। एक अवशेषी अंग है। कौन सा अंग है? अवशेषी अंग। अपेंडिक्स की लंबाई कितनी होती है? 9 सेंटीमीटर तक उसकी लंबाई होती है। बड़ी आंत बचे हुए भोजन को जीवाणु की सहायता से मल में बदल देती है। जो बड़ी आंत है उसका काम क्या है? जो भोजन बच जाता है, मतलब जो वेस्ट हो जाता है, उसको जीवाणु की सहायता से मल में बदल देती है, उसको वेस्ट प्रोडक्ट बना देती है, जिसमें सब कुछ अवशोषण होने के बाद जो, और सब हो जाने के बाद, अतिरिक्त जल भी निकल जाने के बाद भी जो अगर कोई बच जाता है तो उसको मल में बदलने का काम कौन करता है? बड़ी आंत। और ये किसकी सहायता से होता है? जीवाणु की, बैक्टीरिया की सहायता से। मल जो होता है वो मलाशय से होते हुए गुदा द्वार से बाहर निकल जाता है। जो फाइनली जो मल जो बचा है उसको मलाशय से होते हुए गुदा द्वार से बाहर निकल जाता है। यहाँ हमारे पाचन की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। इसमें हम आगे देखेंगे जो मुख्य गुहा है उसमें जो 2 है, दांत और तीत, उनका जो कार्य है वो हम देखेंगे। जीभ, जिसको जीवा कहते हैं, टंग। इसमें क्या जीवा में क्या पाई जाती है? स्वाद गलिकाएँ पाई जाती है। वो कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। खट्टा, मीठा, नमकीन और कड़वा। कहाँ होती है आप इसमें देख सकते हो।
जो ये स्वीट टेस्ट है, मीठा, वो कहाँ पे होता है? जो शुरुआत का जीभ में शुरुआती भाग है उसमें होता है ये। और जो ये नमकीन भाग है वो यहाँ पे होता है, आप इसमें देख सकते हो डायग्राम में। और जो खट्टा है वो यहाँ पर होता है। और एक जो कड़वा स्वाद होता है वो जीभ के सबसे लास्ट में पाया जाता है। सबसे लास्ट में कौन सा स्वाद आता है? कड़वा। हाल ही में अभी एक जीभ में एक नए स्वाद का भी जो जानकारी मिली है, साइंटिस्ट के लोगों ने पता किया उन्होंने, कि इसमें बीच में एक उमामी स्वाद पाया जाता है जो मोनोसोडियम ग्लूटामेट इस प्रकार के स्वाद के अंतर्गत आता है। जो मोनोसोडियम ग्लूटामेट है वो इसका स्वाद जो होता है वो उमामी स्वाद होता है, जो नूडल्स, सॉस, पास्ता, पिज़्ज़ा में इस्तेमाल किया जाता है। किस में इस्तेमाल होता है? नूडल्स, सॉस, पास्ता, पिज़्ज़ा में उमामी स्वाद। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अभी अभी ही पता चला है इसके बारे में। आगे देखेंगे अब हम दांत में बेसिकली बहुत सारी परतें होती है अलग अलग। सबसे ऊपर का जो भाग है जो वाइट कलर का हमें दिखाई देता है वो इनेमल होता है। इनेमल क्या है? अपने मानव शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा होता है? इनेमल। उसका काम क्या है? जो ये डेंटिन है जो इसके अंदर का, ये बहुत सेंसिटिव होता है। इस पार्ट को बचाने के, सेव करने का काम कौन करता है? इनेमल का काम है। जो डेंटिन होती है, डेंटिन की परत होती है, उसके ऊपर इनेमल होता है। जो इनेमल उसको बाहरी कांटेक्ट में आने से बचाता है। और ये इतनी हार्ड होती है कि इस वजह से उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। इसमें इतने हार्ड होने का कारण क्या है? कि इसमें जो पानी है, जल का जो प्रतिशत है बहुत ही कम होता है। इस कारण से ये बहुत हार्ड होती है। और दांतों का जो अध्ययन होता है उसको ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओडोंटोलॉजी। इनेमल के ठीक नीचे डेंटिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डेंटिन। कहाँ? इनेमल के जस्ट नीचे। आगे देखेंगे हम दांतों की विशेषता पर आएंगे हम। जो मानव दांत होते हैं वो गर्तदंती होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो अपने अस्थियाँ होती है जो उसमें धसे हुए रहते हैं दांत, इस वजह से उसको गर्तदंती कहते हैं। इसको विषमदंती भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग प्रकार के होते हैं दांत। सब सारे दांत एक समान नहीं होते हैं और सबका कार्य भी अलग अलग होता है। दांत बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं: कृदनक, रदनक, पूर्ण चवर्णक और चवर्णक। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये 4 प्रकार के दांत मानव में पाए जाते हैं। और एक तीसरी विशेषता है इसकी, द्विबारदंती। जो मानव के दांत होते हैं वो 2 बार आते हैं। जब हम बचपन में छोटे होते हैं तब एक बार हमारे दांत गिर जाते हैं तो एक बार फिर से भी वो वापस आते हैं। पर बड़े होने के बाद अगर दांत गिर जाए या कुछ नुकसान हो जाए तो वो हमें आर्टिफिशियली दूसरा बिठाना पड़ता है। वो जो दांत होता है वो वापस नहीं आता। और मानव के, इसलिए मानव में 2 प्रकार के जो 2 बार दांत आते हैं। पहले जो आते हैं वो दूध के दांत और दूसरे स्थायी दांत होते हैं बाद वाले। आगे देखेंगे हम दंत सूत्र। दंत सूत्र क्या है? जो मानव शरीर होता है उसमें दांत कैसे, मतलब कितने दांत पाए जाते हैं देखेंगे। जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा, उसमें ये जो है एक सूत्र है 2102। इसमें क्या होता है? ये जो इंसाइजर होते हैं, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, इनकी दांतों की संख्या दे रखी है। ये कैसे होता है? जैसे 2102, या ये जैसे कोई मुंह है के 4 भागों में होते हैं। जैसे 2102 यहाँ, 2102 यहाँ, 2102 यहाँ, 2102 यहाँ, इस प्रकार से दांत पाए जाते हैं। जैसे इसमें आप देख पा रहे हो 2102, ये एक बच्चों में पाए जाते हैं। जो बच्चे होते हैं उसमें दांत होते हैं। ये देखेंगे हम तो बच्चों में दांत, टोटल दांत कितने होते हैं? 20। इसको आप यहाँ से काउंट करोगे। जैसे ये मुंह का कोई बीच का भाग है तो ये ऊपर के भाग का आधा ये हिस्सा, आधा हिस्सा यहाँ, आधा यहाँ और आधा यहाँ, नीचे वालों के 2 हिस्से। और ये कुल मिला के ये पूरे में गिनेंगे हम तो कितने होते हैं? 20। 19-20 वर्ष का जो बच्चा होता है उसके दांतों की संख्या कितनी होती है? इसका सूत्र भी अलग है। इसको हम देखेंगे 2122, 2122 और नीचे भी 2122 और 2122। इनको हम काउंट करेंगे। जैसे 4, 5, 6, 7 और इनको 4 बार है ये, तो इन सबको गिनेंगे कितने होंगे? 28। जो 19-20 वर्ष का बालक होता है उसके दांत कितने होते हैं? 28। क्योंकि उसमें जो विजडम टीथ होते हैं जो बाद में आते हैं वो उन 19-20 साल के बच्चे में नहीं होते हैं।
अंततः जो वयस्क मानव है, जो स्थायी दांत होते हैं, जो उनकी संख्या कितनी होती है? 32 होती है। ये भी इसी प्रकार है 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3। ये सबसे ज़्यादा दांतों की संख्या कौन सी होती है? मोलर टीथ होते हैं वो, जो सबसे ज़्यादा होते हैं। चवर्ण जो दांत होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं, और इसमें जो स्थायी दांत होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 32। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।